याद रखो कि मैं जिस बस्ती पर खड़ी हूँ 1967 में साथी निहाल अहमद साहब ने इस बस्ती को बचाने और बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात जो इलेक्शन में हुए और हम लोग जो देखे कि भाई सबसे बड़ी तादाद जो यहाँ थी फिदायीन की, फिदायीन के बारे में मैं पहले भी बोलती थी कि लीडर बोलता है कि फला फला मेरा फिदायीन है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता है कि तुम फिदा हो, वो तुम पर फिदा नहीं होगा। तुम्हारा घर टूटेगा तो वो नहीं आएगा। तुम्हारी किले के जिम्मेदार आप तमाम इस बस्ती में रहने वाले, मालेगांव शहर में जिस तरह की फिरका परस्ती हो रही है उसका पहला निशाना जो बुलडोजर की सियासत हिंदुस्तान में चल रही है उसका पहला निशाना बनाने की कोशिश मालेगांव शहर की इस बस्ती को किया गया। जब परसों के रोज किला झोपड़पट्टी के जिम्मेदार और साकिन हमारे पास आए तो उन्होंने ये बताया कि ये बस्ती जो है वो आबाद है सालों से, और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि ये जो आफत तुम्हारी बस्ती पर आज आई है ये 1967 में भी आई थी। उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने खड़े होकर कहा था कि अगर किला की बस्ती के एक भी झोपड़े को, एक भी घर को धक्का लगेगा तो साथी निहाल अहमद आकर मुकाबला करेगा, और असर ये हुआ कि तुम्हारी बस्ती आज तक कायम। तो जरूरत ये है कि एक ऐसे मजबूत लीडर की जो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा रहे। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग हमारे पास आए थे वो शेख आसिफ साहब के पास भी गए। आज भी शेख आसिफ साहब यहाँ मीटिंग में मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन उनको उनकी तबीयत की खराबी की वजह से वो आ नहीं पाए। तो आप एक बात ये याद रखो कि मैं जिस बस्ती पर खड़ी हूँ 1967 में साथी निहाल अहमद साहब ने इस बस्ती को बचाने और बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात जो इलेक्शन में हुए और हम लोग जो देखे कि भाई सबसे बड़ी तादाद जो यहाँ थी फिदायीन की, फिदायीन के बारे में मैं पहले भी बोलती थी कि लीडर बोलता है कि फला फला मेरा फिदायीन है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता है कि तुम फिदा हो, वो तुम पर फिदा नहीं होगा। तुम्हारा घर टूटेगा तो वो नहीं आएगा, तुम्हारी वोट लेने वो आएगा। तुम्हारे बच्चे जब लॉकडाउन में परेशान थे, लोग बड़ी तादाद में यही खवातीन थी जो हमारे एहतजाज में थाली बजाओ में शरीक हुई थी, और वो थाली बजाओ का ये असर हुआ था कि पुलिस ने बड़ी राहत दी थी हमको मालेगांव शहर को लॉकडाउन में। और मालेगांव शहर की दुकानें इस तरह चली थी कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बाजार मालेगांव लॉकडाउन में रहते हुए भी हुआ था। तो ये कोशिश आप लोगों ने की थी। याद रखो, अगर कोई आकर ये बोल देगा या हमारे यहाँ आने से उनके पेट में तकलीफ होती होगी और ये कोई सोचता होगा कि मैं फला फला के खिलाफ नहीं बोलूं, तो मैं एक बात बोलती हूँ, जो तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो तुम्हारी बस्तियां टूटने की नौबत आएगी, जो चुप रहेगा, जब मालेगांव शहर की खवातीन जेल में होंगी और वो चुप रहेगा, तो उसके खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलूंगी। आज ये जो बच्चियां यहाँ बैठी 11,000 कॉलोनी क्या है पता है? नशे का अड्डा बन चुकी है। 11,000 कॉलोनी से रास्ते से गुजरने वाले लोग बाहिफाजत घर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये आफत वहां के इलाके में है। मैं वहां गई हूँ, मैंने वहां का इलाका देखा है। याद रखो, सिर्फ साथी निहाल अहमद साहब थे जो 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला करते थे। वो ये बोलते थे ये एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए जहन्नुम की तरह, वहां अगर आप लोग आबाद हुए तो ना वहां नौजवान नई नस्ल नशे का शिकार हो जाएगी। जो तुम्हारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो इज्जत से हिफाजत से घर में रह पाए, ऐसी उसके लिए मुश्किल आएगी। याद रखो, 11,000 कॉलोनी के खिलाफ हमेशा साथी निहाल अहमद साहब ने कहा, और बुलंद इकबाल जब तक जिंदा थे उन्होंने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला। साथी निहाल अहमद साहब एक बात बोलते थे, अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग वो पक्के घर में रहे, तो जो जहां जो आबाद है उसको उसके घर का मालिक बनाया जाए। और अगर पक्के घर में रखवाना चाहती है हुकूमत तो हमको बिना सूद का कर्ज दे,
घर बना। और हम भी यहाँ जब आए हैं तो ये दरख्वास्त हमारी पहली जो सोच है कि जो जहाँ आबाद है वो वहीं आबाद रहे। साथ ही निहाल अहमद साहब ने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ कहा। अभी एक भाई ने मुझे ये इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल साहब का मैनिफेस्टो दिया। ये इलेक्शन जो आखिरी हुआ है उसमें ये लिखा है कि 11,000 कॉलोनी का कारनामा हमने अंजाम दिया। ये मुफ्ती साहब ने, ये कौन सा कारनामा है? लोगों को अच्छी बस्तियों से निकाल के वहां नशे के अड्डे में, जहां औरतों की मर्दों की न कमाई जो घर तक पहुंचती है कि नहीं, उसकी हिफाजत नहीं, इसको वो कारनामा लिखे है ये इलेक्शन के मैनिफेस्टो में। आगे ये लिखा है कि 22 झोपड़पट्टियों को उनके घर का मालिक बनाया। किसको मालूम है कौन सी 22 झोपड़पट्टी? आज तक हम लोग नाम नहीं सुन पाए, ना वो बोल पाए। लेकिन झूठ यहाँ से होता है। जब आज तुम्हारी झोपड़पट्टी पे आफत आई तो वो ये बोलते हैं कि पूना में ऐसा हुआ था कि 7 किलोमीटर की जगह तोड़ दी गई थी और उनको जगह भी नहीं दी गई थी। यानी ये बोला गया कि तुमको निकाल के फेंक दिया जाए, इसलिए इससे पहले तुम खामोशी से चले जाओ। तो ऐसे लीडर अगर किसी फिरका परस्त पार्टी की दलाली कर रहे हो तो तुम याद रखो तुम वो कौन के लोग हो जो आज गाजा की हालत तुम देख लो। गाजा में ऐसे ही सारे दलाल चाहते हैं कि बड़ी आबादी मुसलमानों की हट जाए, लेकिन तुम वो मुसीबत में नहीं हो। वो तो बेचारे रमजान में रोजा रखते थे तो उनको ये भी नहीं मालूम होता था कि अफ्तारी भी नसीब होगी जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहे। लेकिन आज भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं और जिंदा है और अपनी जगह पे गाजा पर वो कायम है। ऐसी आफत तुम्हारी बस्ती को तो नहीं आई ना? तुम्हारे ऊपर कोई इजराइल हमला कर रहा है ऐसा तो नहीं है ना? कोशिश करना चाहिए। आज वो कोशिश कर अगर अपनी बस्ती में अपनी जगह पर कायम है तो तुमको भी कोशिश करना चाहिए। और सिर्फ दुआ से कोशिश नहीं होती, वहां मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए, कानूनी सूझबूझ होनी चाहिए, कोर्ट में तुम्हारे लड़ने के लिए साथी होना चाहिए। अगर तुम सड़कों पर आए तो तुम्हारे साथ तुमसे पहले किसी और ने, लीडर ने खड़े रहना चाहिए कि मेरी आवाम को अगर तकलीफ होती है तो पहले मैं वो तकलीफ उठाऊं। इस तरह पिछवाड़े के रास्ते से भागने वाला ये लीडर नहीं होता। अगर सिर्फ दुआ से कुछ होता है तो बुला लो उनको जो बीमारी की सेहत के लिए तुमको दुआएं करवाते थे। अरे जाओ उनके पास और बोलो हमारी बस्ती के लिए तो दुआ करने के लिए आओ, वोट के लिए दुआ करने आते थे। याद रखो तुम अगर हमारा साथ देंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि तुमको इस बस्ती में आबाद रहने दिया जाए और तुम्हारी हिम्मत रहेगी तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो तुम्हारा लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। दुआम ये कि हमको ये तय कर लिया है हमने कि 11,000 कॉलोनी में हमको नहीं जाना। ये जो किले में जो बस्ती है और किले के नाम से इनको हटाया जा रहा है, ऐसा ही एक वाकया विशालगढ़ के किले पर हुआ जहाँ मुसलमान आबादी थी, उनके भी घर फिरका परस्तों ने तोड़ दिए। उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही लीडर था, अबू आसिम आजमी, जिन्होंने उनको उनके घर में वापस रिहाई दिलवा। तो जरूरत पड़ेगी तो अबू आसिम आजमी साहब के पास भी जाएंगे और उनसे अपन ये मशवरा करेंगे कि तुमने विशालगढ़ के लोगों को जिस तरह किले की जगह पर आबाद करवाया वही मसला मालेगांव शहर में है। और मालेगांव शहर के लोग भी आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस तरह आप पूरे मुसलमानों की मदद पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, हम मालेगांव के लिए भी कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास जो नुमाइंदा है असेंबली में बोलने वाला वो कुछ नहीं बोलता, तो हमारे पास वो नुमाइंदा है जो भले ही वो बम्बई में रहता हो लेकिन फिक्र वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की करता है। इसलिए जरूरत पड़ेगी ताइवान में बोलने का काम भी हम उनसे करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोगों का साथ। और देखो साथ तो तुमको तुम्हारे खुद के लिए देना है, हम हमारे लिए तुम्हारा साथ नहीं मांग रहे। हमको साथ तुमको तुम्हारा साथ तुम्हारा घर बचाने के लिए और वो लानत जो है 11,000 कॉलोनी की वहां ना जाना पड़े इसके लिए करना है। बिलखुसूस मेरी खवातीन से दरख्वास्त है, एक बात सोच के देखो कि वो ऐसी जगह है जहां नमाज जुमे के दिन
इतना गंदा पानी जमा रहता है कि लोग नमाज के लिए भी जाते हैं तो गंदगी से गुजर के जाते हैं। जहाँ हॉस्पिटल में रात में अगर किसी औरत को या किसी बुजुर्ग को बीमारी की तकलीफ आ जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता। तुम ये समझ लो कि जो तुम्हारी मासूम बच्चियां हैं वो मदरसा स्कूल तो दूर की बात है, वहाँ इज्जत से रह पाए, उनकी इज्जत महफूज रह पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग इसको कारनामा 11,000 कॉलोनी को बोलते हैं वो शहर के लिए सबसे नुकसानदेह लोग हैं। अगर वो 11,000 कॉलोनी नहीं बनी होती तो ये बार बार की तकलीफ सड़क से उठाओ, ओपन स्पेस से उठाओ, किले से उठाओ, ये मुसीबत हमारे पास नहीं आती। लेकिन आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो कानूनी तौर पर आप लोगों का साथ देके, और एक बात समझ लो, हम लोग कानून जानते हैं और निहाल अहमद ही वो शख्स है जिन्होंने मालेगांव शहर की बस्तियों को बसाया, और न सिर्फ बसाया बल्कि आज तक उनकी बनाए हुए ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज तक लोग अपने घरों के मालिक बन के रहे। तो जरूरी है आप लोगों की कोशिश, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे। और हम जो है यहाँ आए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग यहाँ के जिम्मेदार थे वो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा, वो शेख आसिफ साहब के पास गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग हमेशा शहर के अगर किसी कोई फर्द हमारे खिलाफ भी हो, अगर वो हमसे मदद मांगने आता है तो जो निहाली खून है, यहाँ बैठी हुई मेरी भाई बहने, मैं मानती हूँ कि यहाँ कुर्बान शाह के यहाँ की भी औरतें होंगी, खत्तू सेठ के यहाँ की भी होंगी, हमारे इसराइल सरदार के यहाँ की भी होंगी, और ऐसे सारे लोग जो निहाल अहमद को निहाल साहब बनाए वो खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए तुम जो अपने बुजुर्गों से सीखे हो कि कोशिश करो। देखो, कोशिश जब इंसान करता है, नाउम्मीद नहीं होना, नाउम्मीद हो जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों का रहना मुश्किल है। अगर तुम कोशिश करोगे और गाजा से सीखो कोशिश और बहादुरी, और हम मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको ऐसे रास्ते बताएगा जिसकी वजह से हम अपने पुरानी जिंदगी गुजार सकें। मैं दरख्वास्त करती हूँ आप तमाम लोगों से कि ये मामला सिर्फ मालेगांव की एक बस्ती का नहीं है, ये अलामती तौर पे है। अगर तुम्हारी बस्ती पर धक्का लगा तो यकीन जानो कई बस्तियां ऐसी है जो मालेगांव शहर से उजड़ जाएंगी। 11,000 कॉलोनी जब बन रही थी तो साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे, यहाँ शरीफ भी मौजूद है, बोलते थे कि ये एक साजिश है कि मुसलमानों की आबादी को छाड़ दिया जाए, वही कोशिश हो रही है। इसलिए जरूरी है आप लोग हमको हमेशा आपके साथ पाएंगे। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ हम आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन तुमको भी खुद का साथ देना पड़ेगा, इस उम्मीद से कि हम अपनी बस्ती को बसाने और बचाने के लिए कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको इस कोशिश में अच्छी नताइज देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बात खत्म करती हूं।